हेलो एवरीवन। आज जिस रिफ्लेक्स की मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स है। बिकॉज ये रिफ्लेक्स ऐसा रिफ्लेक्स है जो कि कई बच्चों में इंटीग्रेट नहीं हुआ होता। जी, आज मैं जिस रिफ्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है ATNR, असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। आइए, ये जो ATNR वर्ड है ना, इसको पहले हम ब्रेक करके समझते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस वर्ड को और इस रिफ्लेक्स को अच्छे से रट लें। ठीक है, चलिए। सबसे पहला जो वर्ड ATNR में है, असिमेट्रिक। तो पहले हम समझते हैं कि सिमेट्री और असिमेट्री का मतलब क्या होता है, बिकॉज हमने आगे STNR भी करना है जिसका मतलब सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स है। देखिए, जब भी सिमेट्री की बात आती है, बेसिकली बात हम करते हैं कि राइट एंड लेफ्ट साइड की। सो बेसिकली अगर मैं बॉडी को स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो जो एक्शन मेरा राइट हैंड कर रहा है वो सेम चीज जब मेरा लेफ्ट हैंड करेगा तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक पैटर्न। और अगर मेरा राइट साइड या फिर एक साइड कुछ कर रहा है और उसका ऑपोजिट तरीके से मेरा लेफ्ट साइड या अदर साइड कर रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं असिमेट्रिक मूवमेंट्स। ATNR में जो N है और STNR में जो N है, दैट इज रिलेटेड टू माई नेक। क्या मतलब है इसका? अगर आप मेरी सेंसरी सिस्टम की वीडियोस देख चुके हैं और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा मैंने नेक के लिए एक वर्ड यूज किया था, दैट वाज वेस्टिबुलर सिस्टम। तो आज इसमें हम सेंसरी सिस्टम एज वेल एज रिफ्लेक्स दोनों को इंटीग्रेट करने का ट्राई करेंगे। मीनवाइल, एन का मतलब है नेक, तो एनी मूवमेंट इन नेक, तो अगर हम नेक में कोई मूवमेंट करते हैं तो बॉडी सिमेट्रिकली या असिमेट्रिकली रिएक्ट करे। ATNR में जो टी है वो है बेसिकली टोनिक। टोनिक ऑब्वियसली इसका मतलब आपको पता ही होगा, मसल टोन से रिलेटेड है। मसल टोन मतलब मसल टेंशन। तो इसका मतलब है कि जब टोन की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं मसल मूवमेंट्स की बात आ रही है। एंड आर का तो ऑब्वियसली आपको मतलब पता है, रिफ्लेक्स। सो असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को तोड़ के समझाया है, ताकि आप आइंदा से कभी कंफ्यूज ना हो ATNR और STNR के बीच में। इसको नियोनेटोलॉजिस्ट या फिर जो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट होते हैं वो टेस्ट कैसे करते हैं? जब बच्चा पैदा होता है, हम जैसे ही बच्चे का हेड किसी एक साइड टर्न करते हैं, यहाँ पे मैं आपको राइट साइड टर्न करके दिखा रहा हूँ, तो यूजली होगा क्या, जैसे हम हेड टर्न करेंगे, जो राइट साइड वाला हैंड एंड लेग है वो एक्सटेंशन में जाएगा। एक्सटेंशन का मतलब होता है सीधा हो जाएगा, ये एक्सटेंशन में जाएगा। और जो ऑपोजिट साइड है जहां पे हेड टर्न नहीं हुआ, वो आर्म फ्लेक्शन में आ जाएगी और उसी तरीके से आपकी लेग्स भी फोल्ड हो जाएगी। अब आपको पता लगा असिमेट्री क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट एक्सटेंशंस पे आ रही हैं, यहाँ पे ऑपोजिट जो कि फ्लेक्शन में आ रहे हैं, इसीलिए इसको असिमेट्रिक बोला जाता है। ऑब्वियसली मसल मूवमेंट है तो टोन बोला जाता है, नेक पे मूवमेंट कर रहा हूं तो रिएक्शंस आ रहे हैं तो इसको ATN नेक बोला जाता है, और ऑब्वियसली ये एक रिफ्लेक्स है। तो अब आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि ATNR का मतलब क्या है। ATNR जब इंटीग्रेट होता है तो बच्चे में कौन कौन से स्किल्स डेवलप होते हैं, आइए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अगेन, जैसे मैंने आपको बोला था कि हेड मैंने यहाँ टर्न की, यहाँ पे हमें एक्सटेंशन मिला, यहाँ पे फ्लेक्शन मिला। अब आप ध्यान दीजिए, ये जब इंटीग्रेट होगा तो ही बच्चा रोलिंग सीखेगा। अगेन, अगर किसी बच्चे ने रोलिंग स्किप की है तो डेफिनेटली उसने अपना ATNR रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं किया, या फिर जो बच्चे माइलस्टोन्स डिले डिले होता है जिनका, उनमें भी इसका मतलब है कि जो मेरा माइलस्टोन ATNR का 6 मंथ्स तक एक्चुअली अचीव हो जाना चाहिए, वो इंटीग्रेट ना होने की वजह से ही रोलिंग भी डिले हुई है। इस केस में अगर आप थेरेपिस्ट हैं, अगर आप बेसिकली डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट है जो बच्चों के माइलस्टोन्स पे वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स पे भी वर्क करना पड़ेगा। मीन भाई, हम वापस आते हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि ये जब इंटीग्रेट होगा तभी ही बच्चा रोलिंग करेगा। अब यहाँ पे बात नहीं खत्म होती, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को और भी बताऊंगा। जब बच्चा रोल करेगा
तभी वो अपनी नेक को ऊपर करेगा, बिकॉज जब वो टमी में जाएगा तो उसको सफोकेशन होगी, उसको ब्रीदिंग के लिए अपने नेक को ऊपर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जब बच्चा रोल कर रहा है और जब बच्चा अपना हेड अप एंड डाउन कर रहा है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। प्लीज आप इस वीडियो को रिलेट करिए वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ, जहां पे मैंने दो ग्लासेस को मूव करके आपको बताया था कि एक्चुअली वो सिस्टम डेवलप कहाँ से होता है। तो जब बच्चा अपनी नेक्स को मूव करता है, वो लिक्विड मूव करता है वेस्टिबुलर का, और वो वेस्टिबुलर सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से जैसे वो अपनी हेड आगे ऊपर करता है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो अपना वेट सारा का सारा अपने एल्बोज में लेता है। यहां से एसटीएनआर डेवलप होना स्टार्ट करता है, बिकॉज एसटीएनआर क्रॉलिंग में हेल्प करता है। एनीवेज वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जैसे वो यहाँ पे अपना वेट लेता है तो उसकी सारी स्पाइनल मसल्स डेवलप होने स्टार्ट होती हैं। जब तक स्पाइनल मसल्स डेवलप नहीं होंगी, जब तक वेस्टिबुलर सिस्टम डेवलप नहीं होगा, बच्चे का बॉडी का पोस्चर, बच्चे की मसल टोन, बिकॉज यहाँ पे टोनिक हम बात कर रहे हैं, हमेशा वीक रहेगी। तो जो बच्चे टाइम से अपना ये वाला माइलस्टोन अचीव नहीं करते हैं, एटीएनआर इंटीग्रेट नहीं करते हैं, उन बच्चों में ये डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। अगेन आपको प्लीज पीछे जाना पड़ेगा, मेरी क्लमजी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जहां पे मैंने क्लमजी बच्चों की बात की है, जहां पे मैंने वेस्टिबुलर सिस्टम की बात की है, जहां पे मैंने प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम की बात की है। बिकॉज जैसे बच्चा यहाँ पे वेट लेगा, जैसे ही वो अप एंड डाउन अपनी मसल्स को डेवलप करेगा, उसी से ही उसका प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम भी डेवलप होना स्टार्ट होगा। चलिए अब यहाँ पे हम इस चीज को खत्म नहीं करेंगे, हम और आगे बढ़ते हैं एसटीएनआर अचीव करने से पहले। नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे बच्चा अपनी नेक को अप एंड डाउन करना स्टार्ट करता है, उससे पहले हम वापस इस वाले मूवमेंट में आते हैं जो मैंने बोला था कि जहां पे हम हेड को टर्न करते हैं और वहां पे हमें मिलती है फ्लेक्शन। सो बेसिकली ये जो हेड टर्निंग है, ये जो हेड टर्निंग है, ये बच्चे के हॉरिजॉन्टल विजन को इम्प्रूव करता है, हॉरिजॉन्टल विजन। नाउ अब हम चलते हैं जरा 2-3 साल का कोई बच्चा जिसका आई कांटेक्ट पुअर है, जिसकी विजुअल ट्रैकिंग पुअर है, जिसका अटेंशन पुअर है, लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम उनका ट्रैकिंग करते हैं या ट्रैकिंग का टेस्ट करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चा फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और उसका ट्रैकिंग पुअर आता है, इसका मतलब है कि हो सकता है इसकी उसका एटीएनआर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं हुआ था, हो सकता है कि उसने प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं ली थी जिसकी वजह से उसकी विजुअल ट्रैकिंग खराब है। तो हमने वेस्टिबुलर की बात की, हमने विजुअल की बात की, अब मैं बात करूंगा और थर्ड क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। हम लोग बच्चों के साथ मिड लाइन की बहुत ज्यादा बात करते हैं, मिड लाइन एक्टिविटीज, मिड लाइन ये ब्रेन जिम ये वो, लेकिन मिड लाइन से पहले आपको पता है एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं लेटरलाइजेशन। लेटरलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज मेरे लेफ्ट साइड में पड़ी है तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से ही उठाता हूँ, इसे कहा जाता है लेटरलाइजेशन। तो अगर मैं अपने में करके दिखाऊं और मुझे कुछ यहाँ से लिफ्ट करना है और मैं बेंड करके उठा रहा हूँ, दिस इज लेटरलाइजेशन। और अगर मैं ये चीज ऐसे उठा रहा हूँ, दिस इज बेसिकली मिड लाइन क्रॉसिंग। सो एटीएनआर में लेटरलाइजेशन डेवलप होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेटरलाइजेशन? क्योंकि जैसे सपोज मैंने कोई ऐसा एक टॉय यहाँ पे रखा है, अब बच्चा उस टॉय पे हाथ मार रहा है, सडनली रिमेंबर रिफ्लेक्स में जाएंगे, ग्रेस रिफ्लेक्स, उसमें ग्रेस रिफ्लेक्स है, उसने झट से पकड़ लिया। अब उसने लेटरली पकड़ा, अब वो एक दो बार करेगा, वो क्यूरियस होगा तो वो उस टॉय को अपनी आंखों के आगे लाएगा, यहाँ पे मिड लाइन डेवलप होना स्टार्ट होता है। सो एटीएनआर के लिए हमें स्ट्रॉन्ग लेटरलाइजेशन चाहिए एंड देन स्ट्रॉन्ग मिड लाइन चाहिए। तो जिस बच्चे में एटीएनआर इंटीग्रेट नहीं हुआ, ऑब्वियसली उनका मिड लाइन भी बहुत पुअर होगा। तो एटीएनआर अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा तो वो एसटीएनआर को भी दिक्कत करेगा। क्यों, कैसे, वो हम जब एसटीएनआर करेंगे तब डिस्कस करेंगे। मगर
यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एसटीएनआर एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो कि बच्चे की क्रॉलिंग में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली जब एटीएनआर इंटीग्रेट नहीं हुआ, बच्चे ने रोलिंग ही नहीं की, बच्चे ने नेक अपना एक्सटेंशन नहीं किया, उसने वेट्स यहाँ पे नहीं लिए, तो वो क्रॉलिंग कैसे करेगा और कैसे एसटीएनआर इंटीग्रेट होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि एटीएनआर अगर इंटीग्रेट नहीं है तो क्रॉलिंग भी मुश्किल हो जाएगी बच्चे के लिए। एंड ऑब्वियसली आप मेरी बात समझिए, अगर बच्चे की नेक मूवमेंट ही इतनी स्मूथ नहीं है तो उसके मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होंगे। सो पेरेंट्स, आई होप आपको एसटीएनआर अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज मैंने ट्राई किया कि काफी डिटेल में आपको समझाऊं मैं। अब रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज कमेंट सेक्शन में मुझे आता है सर आप रिफ्लेक्स को तो बता रहे हैं, आप मुझे एक्सरसाइजेस भी जल्दी से बताइए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज मैं बहुत इंटेंसिवली आपको हर चीज बताना चाहता हूँ, बट एनीवेज। तो अब रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करने से पहले अब कुछ इजी एक्सरसाइजेस है जो घर पे अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यूजली आप रूम को डार्क कर लीजिए, ठीक है। एंड आप अपने बच्चे को डार्क करके एक साइड में लाइट दिखाइए एंड आप ट्राई करिए कि वो बच्चा उस साइड लाइट को देखे। यूजली आपके पास दो लाइटें होनी चाहिए, फिर आप उसको ऑफ करिए, दूसरी ऑन करिए, ताकि वो यहाँ से अपना हेड यहाँ टर्न करके फिर देखे। फिर आप इसको ऑफ करिए, इसको ऑन करिए, ताकि वो हेड यहाँ टर्न करे। जब तक मैं आप लोगों को अच्छे से एक्टिविटीज नहीं बताता, आप ये एक्टिविटी करिए, बिकॉज जब आप रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो ये वाली चीज ना बहुत हेल्प करेगी और आपका बच्चा वो एक्सरसाइजेस बहुत जल्दी करेगा। तो पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करूंगा। आई होप आपको समझ आया हो। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसके आंसर दे पाऊँ।